ये ब्राह्मणिकल इकोनॉमी में तो अभी इंडियन इकोनॉमी भी इसको नहीं कहता। जिन लोगों के हाथों में ये बैंक है, एसबीआई का उदाहरण ले लो, 35,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक बंदे का माफ किया इन्होंने। माफ किया। क्या उसका रीजन है पता है आपको? नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनाया तो राष्ट्रीय हित का काम किया है, इसलिए 12,400 करोड़ का लोन वेव ऑफ कर दिया। राष्ट्रीय हित का काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, राष्ट्रीय हित का काम कर रहे हैं, इसलिए उनके लोन माफ हो रहे हैं। हम अगर एक इंस्टॉलमेंट समय पे नहीं भरे तो हमको लेट फी लगा देते हैं, फाइन्स लगा देते हैं। तो हम हमारे पैसों से इनकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। यही सारा पैसा ये ब्राह्मणिकल इकोनॉमी से बाहर निकालकर वो बुद्धिस्ट इकोनॉमी में हमको डाल। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ है राजरत्न अंबेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके परपोते हैं, और एक विशेष उपलब्धि हासिल की है। केवल भारत में नहीं तो भारत के बाहर भी जो विरासत मिली है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, इस विचारधारा को, जो अंबेडकरवादी बौद्ध बहुजन विचारधारा है, इसको दुनिया भर में प्रसारित करने का काम वे निरंतर कर रहे हैं। और खुशी की बात है कि बाबा साहब को हम एक सफल अर्थशास्त्री कहते हैं। उनके प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, इस पर रिजर्व बैंक का निर्माण हुआ, ऐसा भी हम कहते हैं। लेकिन आज तक इन 70 सालों में इस बहुजन विचारधारा की इस प्रवाह में ये पहली घटना है कि कोई अच्छा बैंक जो बाबा साहब के नाम पर हो, जो इस समाज को अर्थपूर्ण संकल्प से आगे बढ़ाए, उसका निर्माण भी आज हो रहा है। राजरत्न जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत। बहुत स्वागता योग्य ये बात है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया। हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद हमने सोशल मोमेंट की तरफ ध्यान दिया, हमने पॉलिटिकल मोमेंट की तरफ ध्यान दिया, हमने कल्चरल और रिलीजियस मोमेंट की तरफ भी ध्यान दिया, लेकिन एक सबसे बड़ा सिरा छूट गया था हमारे हाथ से, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक मोमेंट। आपको कैसे लगा कि इस तरह से कोई अर्थकरण में भी हम लोग आना चाहिए, हमारी भी बैंक्स होनी चाहिए? ये जो आइडिया है, ये कहाँ से आपको आई? आवाज इंडिया के सभी दर्शकों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। हाँ, ये एक बात सच है कि हम लोग जब अम्बेडकराइट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें 80% मूवमेंट पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती है, पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई होती है। फिर सोशल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट तो हम चलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों से बाबा साहब के इकोनॉमिकल मूवमेंट्स के ऊपर हम दरकिनार कर देते हैं, या वहाँ पर हमारा ध्यान नहीं जाता। मैं क्योंकि मैं एक फाइनेंस का विद्यार्थी हूँ, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट क्लास में एमबीए फाइनेंस हूँ, पीएचडी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो मेरी सारी पढ़ाई जो है ना वो इकोनॉमी से बेस्ड है। और जब मैं ये पढ़ाई किया करता था ना, तभी मुझे जब मैं समाज की ओर देखता था कि इतनी सारी उपलब्धियां इकोनॉमिक्स में है, बाबा साहब की इतनी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन हम बाबा साहब के उस मोमेंट में वो पन्ने ही खोल नहीं पा रहे हैं। यानी प्रॉब्लम ऑफ रूपी बाबा साहब का थीसिस है, जिस पर आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नॉट ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पूरी बैंकिंग सिस्टम उसके ऊपर आधारित है। लेकिन वहां पर मैं सोचता हूं कि हमारी हमेशा लड़ाई रिप्रेजेंटेशन की रही है कि हमारा हिस्सा कहाँ है। तो जब बैंकिंग सिस्टम हम देखते हैं इंडिया की, तो इंडिया में उस बैंकिंग सिस्टम में हमारा हिस्सा कहाँ है? कितनी बैंक्स हमारी प्रोपोर्शनेटली अम्बेडकराइट विजन की है, या बुद्धिस्ट विजन की है, या बुद्धिस्ट कल्चर को सपोर्ट करती है? जी, बाबा साहब ने तो तभी कहा था कि इस देश में केवल 2 विचारधारा है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट बैटल बिटवीन, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो 2 ही विचारधारा है। तो ये सारी बैंकिंग सिस्टम किस विचारधारा की है? ये किस विचारधारा को सपोर्ट करती है? अगर वो बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं कर रही तो ऑब्वियसली वो ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करती है। तो मैं ये समझ रहा था, सोच रहा था कि हम सुबह से लेकर शाम तक किसी के चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरियां करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन कमाया हुआ पैसा रखने के लिए हमारे पास खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो पैसे तो हम कमा रहे हैं, लेकिन रख किसी और के प्लेटफॉर्म पे रहे हैं। प्लेटफॉर्म इन द सेंस बैंक्स उस मंच पे रख रहे हैं। तो वो प्लेटफॉर्म्स हमारे पैसों का इस्तेमाल
ब्राह्मणिकल सिस्टम को मजबूत कराने में लगा देती है। जी। बाबा साहब की 25 नवंबर 1949 का स्पीच है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आखिरी स्पीच। बाबा साहब ने कहा कि हम ऐसे दौर में एंटर करने जा रहे हैं, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ में हम 26 जनवरी को एंटर करने जा रहे हैं, जहां पर पॉलिटिकली तो हम समान होंगे, इक्वल होंगे कि वन वोट है, वन मैन है, वन वोट है, वन वैल्यू है, लेकिन इकोनॉमी में और सोशल में हम इनइक्वल होंगे, वहां पर बराबरी नहीं होगी। तो जितने जल्द हो सके हमको इकोनॉमिकल इक्वलिटी को हासिल करना होगा, अन्यथा जो लोग इनइक्वल है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंक देंगे। आज 75 इयर्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को लागू होकर, लेकिन आज भी हमारे पास इकोनॉमिकल इक्वलिटी। नागपुर में बैठे हैं, मैं मुंबई से आता हूं, मुंबई में ही नजदीक में उल्लासनगर नाम का एक शहर है जी। वो इंटरनेशनल लेवल पर अब उसका नाम भी जाना जाता है। वही आपके नागपुर में भी ये कम्युनिटी होगी। 1947 में पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से, वहां से भगाए गए हैं लोग, हिंदूज कहो, विस्थापित कहो, रिफ्यूजी कहो, यहाँ इंडिया में आए। उनको तो रेफ्यूजी का स्टेटस भी नहीं मिला, रिजर्वेशन और बाकी की तो बात तो बहुत दूर की है, उनको रिफ्यूजी का स्टेटस नहीं मिला। टेंट में रहते थे, टेंट में, कैंप्स में रहते थे। लेकिन आज 74 इयर्स में उन्होंने इस देश की इकोनॉमी को अपने हाथ में ले लिया। सिंधी कम्युनिटी आज वो एक बिजनेसमैन है, उनकी खुद की स्कूल्स है, कॉलेजेस है, रिलीजियस सेंटर्स है, बैंक्स है। यानी सिर्फ जिनका इतिहास इस देश का 75 साल का भी नहीं है, उन्होंने इस देश की आर्थिक नाड़ियां अपने हाथ में ले ली। हमारा 2500 सालों का इतिहास है। ये अलग बात है कि हमको विस्थापित कर दिया गया, हमारी खुद की एजुकेशन सिस्टम थी, तक्षशिला, नालंदा थी, वो जलाई गई। हमारी इकोनॉमी थी, सम्राट अशोका के काल में इंडियन इकोनॉमी ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। जितने भी आप केव्स देखते हो, ये केव्स किसने बनाए हैं? वर्ल्ड के बिजनेसमैन जब यहां पर आया करते थे, तब वो प्रभावित होकर उन्होंने ये केव्स जाते जाते बनाकर गए हैं। ये इकोनॉमी हुआ करती थी हमारी। आज ऐसे ही लोगों को, हमको डिप्रेस्ड या हमको ब्रोकन मैन जो कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है कि इन्होंने, यहाँ की ब्राह्मणिकल सिस्टम ने हमको तबाह कर दिया। लेकिन आज 75 साल का संविधान हमारे हाथ में है। हम उस संविधान का इस्तेमाल सिर्फ स्कॉलरशिप्स और नौकरियां, इसके अलावा इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, और इसलिए कोऑपरेटिव एक्ट का हमने इस्तेमाल किया। कोऑपरेटिव एक्ट, ये बैंक केवल बाबा साहब के नाम पर नहीं बना है, ये बैंक के शेयर होल्डर्स भी सारे अम्बेडकराइट हैं। सारे के सारे लोग यहाँ पर जो मालिक है, ये बुद्धिस्ट है। जब हमने इसकी फाइल जब दिल्ली के रजिस्टर ऑफिस में पुटअप की, वहां के अधिकारियों ने, हमारे सीए ने ये कहा कि ये इतिहास की पहली फाइल है। अनेक बैंकों का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन आज तक शेड्यूल कास्ट या बुद्धिस्ट शेयर होल्डर्स 100% हमारे शेयर होल्डर्स बुद्धिस्ट है जी। ऐसी फाइल आज तक कभी पुटअप नहीं हुई। और ये नाम से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, आज क्रेडिट सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हमारे पास जी। अब 2 साल और हम ज्यादा काम करके इसको कोऑपरेटिव बैंक में तब्दील करेंगे, और हमारा एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर चल रहा है कि इसको पब्लिक लिमिटेड बैंक में हम इसको कन्वर्ट। बिल्कुल, आपने कहा कि एक लॉन्ग टर्म विजन है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप इकोनॉमिक्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम भी थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ देते हैं, और जो साइकोलॉजी है इस पूरे समाज की, उसको भी ध्यान में अगर रखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहाँ इकोनॉमी आती है, जहाँ पैसा आता है, वहाँ ट्रस्ट। क्योंकि एक साइकोलॉजी हम देखते हैं इस समाज की कि वो जल्द किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। दूसरी बात है ईगो, ये दूसरी चीज़ है। आप इस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, ये बहुत अड़चने भविष्य में आपको आने वाली है, जिसमें ट्रस्ट है, जिसमें ईगो है, जिसमें हम इसको तो कोऑपरेटिव बोलते हैं, लेकिन कोई कोऑपरेशन नहीं मिल सकता है। ऐसे वक्त में क्या स्ट्रेटेजी है कि इन सब बातों को हम पार करके ये बैंक पूरे देश में हम लोग फैलाएंगे? नहीं, इसलिए हमने इसको कंपनी एक्ट में रजिस्टर नहीं किया जी। यही जो काम आज मैं कर रहा हूँ, ये कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार हम कर रहे हैं। यही काम कंपनीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी कर सकते हैं। हम 10 लोग इकट्ठा हो जाते, 10-10 लाख रुपया निकाल लेते, 1 करोड़ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आते,
और फिर जितना भी मुनाफा होता वो हम 10 लोग बांट बांट लेते लेते हैं। हैं। लेकिन हमने ये एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया। हमने कोऑपरेटिव एक्ट का इसलिए इस्तेमाल किया कि इस बैंक में मेरा शेयर उतना ही होगा जितना सामान्य लोगों का है। आज 2500 रुपीस का एक शेयर एक आदमी एक ही ले सकता है। तो जो प्रॉफिट को लेकर या पैसों को लेकर जो झगड़ा होता है ना, वो हमारे में हजारों साल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति यहां पर उसका वैल्यू एक समान होगा। जी। आप भी 2500 के ही शेयर होल्डर होंगे और मैं भी। तो यहां पर जो भी प्रोग्रेस होगा वो आपका भी इक्वल होगा और मेरा भी इक्वल होगा। लॉस भी इक्वल आपका ही होगा और मेरा भी होगा। तो ये जब हम ग्रो करेंगे ना, और ये मुझे इसमें दिक्कत इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि हमारे सामने कंपटीशन ही नहीं है। पॉलिटिकल बहुत कंपटीशन है, रिलीजियस भी अभी कंपटीशन शुरू हो गया है, लेकिन इकोनॉमी में कोई काम ही नहीं करना चाहता। और जो लेगेसी मुझे मिली है, जो अंबेडकर नाम मेरे पीछे है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। जो डीएनए मेरे में है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। और हमारा बुद्धिज्म की एक बात है कि अगर आप प्योर इंटेंशन से काम करो ना, तो आपको सक्सेस मिलता है। जी। हमने लिटरली 2019 में ये काम शुरू किया। छोटी छोटी सभाओं में से लोगों को ये महत्व समझाया, तब जाके 2022-24 में हम इसको रजिस्टर कर पाए। आज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ है हमारा, जी। उसमें ही नागपुर की ब्रांच ओपन हो रही है। जब हम अपने सीएस को ये सारे प्रोग्रेस दिखाते हैं, वो कहते हैं कि सर ये प्रोग्रेस बाकी के लोगों को 5-5, 10-10 साल नहीं मिलता, वो आपको फर्स्ट ईयर में मिल रहा है। क्योंकि पूरे देश पे, अभी मुझे बिहार से फोन आया था कि बिहार में कब खुल रही है। मैंने कहा कि अभी हमें सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटक की परमिशन है, धीरे धीरे एक एक स्टेट्स ऐड होते जाएंगे। तो आज ये परिस्थिति है, लोगों में उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर कोई काम करना नहीं चाहता, जी। या उनका विजन शायद वो नहीं है। आज जब हम बुद्धिस्ट इकोनॉमी को हाथ में लेंगे, और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ बैंक का विजन नहीं है। बुद्धिस्ट इकोनॉमी के साथ साथ बुद्धिस्ट एजुकेशन जुड़ा हुआ है, बुद्धिस्ट कल्चर जुड़ा हुआ है, बुद्धिस्ट मीडिया जुड़ा हुआ है। आज आप आवाज इंडिया चला रहे हो, ऑफिसेस चला रहे हो, स्टूडियोज चला रहे हो। अब ये तो बिना पैसे के चल नहीं रहा। बैंक्स में जो जितने भी बैंक्स हम देख रहे हैं ना, तो ये बैंक हमको सपोर्ट करती है। तो जितने भी डोनर्स या आपके बिजनेस जो पार्टनर्स हैं, वही सारे आपकी मंथली सैलरीज यहाँ लगाते होंगे। यही काम अगर बुद्धिस्ट बैंक आपके पीछे डट कर खड़ी हो, तो आप आज लिमिटेड रिसोर्सेस में काम कर रहे हो, कल आप इंटरनेशनल जा सकते हो। आज हमारे पीछे वो बैकबोन नहीं है। आज किसी भी सिस्टम का बैकबोन फाइनेंस होता है, वही हमारे पास नहीं। और ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास है, हम रख किसी और के पास रहे। बिल्कुल। मैं सिर्फ वो प्लेटफॉर्म बना के दे रहा हूं। पैसा हमारी समस्या नहीं है, पैसा हमको रखने की समस्या है। बिल्कुल। ये जो सारा मामला जुड़ा हुआ है, ये है क्रेडिट डेबिट बैलेंस का मामला। यस। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में आगे आना चाहती थी, बैंकिंग के क्षेत्र में, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, तो ये जो क्रेडिट डेबिट और बैलेंस है, इनको बैलेंस नहीं कर पा रही। तो आपको क्या लगता है कि अभी इस बैंक में इसको आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे? नहीं, मैंने लोगों को अभी भी, जब उनको शेयर होल्डर बनाता हूँ, जी। तभी भी उनको कहता हूँ कि मैं ये आपके लिए नहीं कर रहा हूँ कि तुमको मैं प्रॉफिट देने वाला हूँ, जी। मैं प्रॉफिट में आऊंगा तो अब तुमको डिविडेंड दूंगा। वो तो काम चलता रहेगा, लेकिन ये बैंक में बना रहा हूँ अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए। आज मेरे पास ऐसे ऐसे फैमिलीज आती है जहां पर बच्चियों को एमबीबीएस के लिए सीट मिल गई है, वो पढ़ाई कर रही है, लेकिन कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रही। 30-30 लाख रुपए की फीस है एक साल की। एक किसान परिवार कैसे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा? इस नागपुर में हम बैठे हुए हैं, बाबा साहब ने उस समय घोषणा की कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा शेरनी का दूध है। तब अनपढ़ लोगों ने अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि बने हुए डॉक्टर और इंजीनियर अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना सकते। इतना महंगा एजुकेशन कर दिया है। क्यों? ताकि तुम लोग इस सेक्टर में नहीं आओ, तुम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करो। और इसलिए ये बैंक्स, हमारे पास रिजर्व्स है, यही बैंक्स खड़ी होकर हम आगे चलकर एजुकेशन लोन्स देने का काम करेगी। बिल्कुल। ये केवल एक बैंकिंग सिस्टम नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि ये बुद्धिस्ट कल्चर को, बुद्धिस्ट एजुकेशन हो, मीडिया हो, बुद्धिस्ट बैंक्स हो, ये सारा कनेक्टेड मामला है।
ये केवल इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए हम ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये बहुत बड़ा कदम है पूरे अम्बेडकराइट मूवमेंट के स्वरूप में हम इसको देखेंगे कि इसकी शाखाएं जैसे अभी महाराष्ट्र और कर्नाटक पूरे देश में हम मंगल कामना करते कि फैलेगी। तो इसका जो संचलन है, करने का जो एजेंडा है, तो इसके लिए लोगों को क्या आप आह्वान करेंगे? कि हम अपनी इकोनॉमी, अपना पैसा, मेहनत का पैसा ऐसी ऐसी बैंक्स में रख रहे हैं। मैंने देखा कि जब हम डिपॉजिट करने जाते हैं तभी तो वो सवाल नहीं करते कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, तुम्हारा सिविल स्कोर क्या है, तुम कहाँ काम करते हो। लेकिन जब पैसा विड्रॉ करने की बात आती है, लोन मांगने की बात आती है, तो हमारा सिविल स्कोर चेक करते हैं, हमारी जातियां चेक होती है, हमारा धर्म चेक होता है। तो हम अपना पैसा किसी और के सिस्टम्स में लगाकर वहां पर लगा रहे हैं। तो यही पैसा अगर हम अपने सिस्टम्स में लगाएं, मैं लोगों को यही आह्वान कर रहा हूं कि जितने भी बैंकों में आज पैसा 140 सीआर करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, 22% एससी के लोग हैं, बुद्धिस्ट है, एससीज है, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। 22% के लोगों ने ये ब्राह्मणिकल इकोनॉमी में, तो अभी इंडियन इकोनॉमी भी इसको नहीं कहता, जिन लोगों के हाथों में ये बैंक है, एसबीआई का उदाहरण ले लो, 35,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक बंदे का माफ किया इन्होंने। माफ किया। क्या उसका रीजन है पता है आपको? नवी मुंबई में एयरपोर्ट बनाया तो राष्ट्रीय हित का काम किया है, इसलिए 12,400 करोड़ का लोन वेव ऑफ कर दिया। राष्ट्रीय हित का काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, राष्ट्रीय हित का काम कर रहे हैं, इसलिए उनके लोन माफ हो रहे हैं। हम अगर एक इंस्टॉलमेंट समय पे नहीं भरे तो हमको लेट फी लगा देते हैं, फाइन्स लगा देते हैं। तो हम हमारे पैसों से इनकी इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। यही सारा पैसा ये ब्राह्मणिकल इकोनॉमी से बाहर निकालकर वो बुद्धिस्ट इकोनॉमी में हमको डालना है। बिल्कुल। तो ये जो सारा पैसा है वो हमारे ही काम में आए, हमारे ही समाज के काम में आए, इससे समाज का भला हो, देश का भला हो, राष्ट्र का भला हो, इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर इस बैंक का निर्माण आज होने जा रहा है। राजरत्न जी, आपको बहुत बहुत बधाई पहली शाखा के लिए, और आपका ये सफ़र जो है फाइनेंशियल सफ़र, आपका क्या इस समाज का ये फाइनेंशियल सफ़र बहुत दूर तक जाए और एक उज्जवल समाज की निर्मित हो, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।